Okay, so today we will be learning about genetic screening. Okay, so what is genetic screening? Yes, there are two words, genetic and screening. So क्या बोल सकते हो genetic screening के बारे में? Any idea? Yes, yes. Students पढ़ा है ना कल? पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के हो? Yes, students. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, I have given some task, so I think you have to complete that task. Okay, just a second. So there are two words, genetic and screening. Okay, and we will learn about that. Uh, okay, so genetic, genetic and screening. Okay, so genetic screening मतलब क्या? I am using genes or sequences to identify or screen any kind of potential disease. Okay, किसमें पोटेंशियल डिजीज के बारे में किधर हम लोग पता कर रहे हैं? स्क्रीन किसको कर रहे हैं? इट कैन बी इन न्यू बॉर्न इन्फेंट और इट कैन बी एज एन प्रीनेटल इन्फेंट. प्रीनेटल इन्फेंट मतलब इन द वूम. ठीक है, इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकता है कि मैं जो वूम है उसको मैं उसमें से मैं सेल्स निकाल के उसका डीएनए एनालिसिस करके मैं स्क्रीन कर सकता हूँ फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज. ठीक है, ओके. इट कैन बी पोस्टनेटल ऑल्सो. पोस्टनेटल में क्या हो गया आपका? तो देर आर टू वर्ड्स, प्रीनेटल. ठीक है, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल. नेटल मतलब ओके, ओके. प्रीनेटल मतलब बिफोर डिलीवरी एंड पोस्टनेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी. ओके, ठीक है, ओके. प्रीनेटल बिफोर डिलीवरी एंड पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, ओके. ये वर्ड आपको आ जाना चाहिए अभी. एंड हम लोग इसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसके लिए? फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा मतलब अगर if the infant is suffering from any kind of potential disease or potential life threatening disease or not. ठीक है, जेनेटिक मतलब जेनेटिक उसमें चेंजेस की वजह से हो सकता है. ठीक है, ये वर्ड समझ में आया तो आगे चलेंगे फिर. यस और नो? Yes, sir. यस, यस. अगर यस अगर समझ में आया तो यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो. ठीक. ओके, सो बहुत सारे डिजीज है जैसे अभी अप्रोक्सीमेटली बोला जाता था कि 1300 डिजीजेस को स्क्रीन कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस को. बट देयर आर लिमिटेशंस ऑल्सो. ठीक है, तो क्या एडवांटेजेस है? देयर आर वेरियस मेथड्स और उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स देखेंगे. ठीक है, ओके. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. Okay, some students are, I don't know, because of some kind of technical issues, maybe leaving. Okay, um, okay. So we will be starting with this presentation. Okay, and you can refer, I think, Janet Pierce, Benjamin Pierce book. उसमें आई थिंक दिया हुआ है. एक बार चेक कर लेना. ठीक है, ओके. शॉर्ट फॉर्म ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग मैंने जीएस डाला. सो
ठीक है। एंड जितना प्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखो, जितने आपके वर्ड, आप अगर इधर पैराग्राफ पे पैराग्राफ डालोगे, दैट इज नॉट प्रेजेंटेशन। ठीक है। द गोल इज दैट द जो ऑडियंस है उनका फोकस आपके वॉइस पे रहना चाहिए ना आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे रहना चाहिए, ना कि इधर स्लाइड्स पे। ठीक है। अगर आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ डालोगे तो नहीं, वन लाइन इज इनफ। ठीक है। ओके। तो अल्टीमेट गोल क्या है जेनेटिक स्क्रीनिंग का, कि हम लोग रिकग्नाइज कर सके पोटेंशियल, एनी पोटेंशियल जेनेटिक कंडीशन, जितना अर्ली स्टेज में रिकग्नाइज कर सके उतना अच्छा। ठीक है। ओके। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फेटल एग्जांपल बता रहा हूँ, एकदम फेटल डिजीज है, मतलब इवन आफ्टर बर्थ द चाइल्ड में नॉट सर्वाइव फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। ठीक है। तो उधर उसको क्या किया जा सकता है, उसको अगर पहले ही आइडेंटिफाई किया कर सकते हैं, तो वुमेन हैज अ चॉइस फॉर अबॉर्शन। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अबॉर्शन? यस, कोई बता सकता? स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज अबॉर्शन? वोम में ही चाइल्ड डेथ, मतलब उसको मार देना वोम में ही बिफोर बर्थ। Okay, yeah. So basically, अगर तो woman has a choice to remove the fetus। ठीक है। उसमें जो इन्फेंट को मारा जाता है उसमें, अगर मैं बताऊं तो तुम लोगों को खाना नहीं जाएगा, बट तुमको पता होना चाहिए कि उधर जो इन्फेंट है उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कट किया जाता है। ठीक है। हैंड्स, लेग्स कट करके निकाला जाता है, पूरा का पूरा चाइल्ड नहीं निकाल सकता है। ठीक है। तो एक एक मतलब बॉडी पार्ट्स को कट करके निकाला जाता है, इवन हेड को भी चॉप ऑफ किया जाता है। ठीक है। और फिर निकाला जाता है, दैट इज आपका अबॉर्शन। ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, मैं बता रहा हूँ, बट जो जिसके ऊपर बीतता है वो उसको वो जानता है। ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। ठीक है। मैं मतलब अगर आप खाली उसका एनिमेटेड वीडियो भी देखोगे तो आपको पेन महसूस होगा। ठीक है। सो ऐसे ऐसे केसेस में फैमिली और वुमेन हैज अ चॉइस टू नो गो फॉर अबॉर्शन, अगर इफ चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव पास सम मंथ्स। ठीक है। तो फिर उसको दुनिया में लाके इज नॉट गुड चॉइस। ओके। सो वो कर सकते हैं, और इफ चाइल्ड मे बी सफरिंग फ्रॉम ग्रेव genetic disease, or and family doesn't have that type of economical support, तो उधर में भी वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकते हैं। ठीक है। इट दे मे कैन गो फॉर अबॉर्शन। ठीक है। तो इसमें इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकते हैं कपल्स। ठीक है। जितना जल्दी जितना अर्ली उसको रिकग्नाइज कर सके उतना जल्दी वो अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। उतना जल्दी फिर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जो एबॉर्शन है इट कैन नॉट बी क्या बोलते हैं, इट कैन नॉट टेक प्लेस आफ्टर सम काइंड सम मंथ्स, ओके, सम वीक्स, सॉरी वीक्स। सो 18 वीक्स के बाद में यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। ठीक है। 18 वीक्स के बाद। ओके। सो इससे क्या होता है, आपका जो अनसर्टेनिटी इश्यूज जो रहते हैं, कि जो इन्फेंट है कैसा है, इन्फेंट कैसा है, मतलब एज इन जेनेटिकली, इफ इट ही और शी इज इन गुड जेनेटिक कंडीशंस और बैड कंडीशंस। ठीक है। ये ज़्यादातर केसेस इसमें हो सकते हैं कि इफ नो वुमेन और मैन जो पार्टनर है, दे मे बी कैरियर। ठीक है। सो उनकी एनजाइटी लेवल, उनका अनसर्टेनिटी लेवल की जो या प्रोजेनी में भी होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है। तो उधर वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, देर आर टू टाइप ऑफ स्क्रीनिंग।
इसमें आता है प्रीनेटल आता है एंड पोस्टनेटल आता है। ओके, सो ये वर्ड अभी आपको आता है, ठीक है। सो व्हाट इज प्रीनेटल स्क्रीनिंग? इट इज नथिंग बट कंडक्टेड बिफोर बर्थ। ओके, नेटल मतलब एज इन डिलीवरी, ठीक है। ओके, प्री डिलीवरी मतलब अभी जितना भी आप जो भी आप कैरी आउट करते हो स्क्रीनिंग मेथड्स बिफोर बर्थ, ठीक है। ओके, बस a second. ओके, सो इसमें हम लोग प्री नेटल देख रहे, बिफोर डिलीवरी, ठीक है, एंड इट इज कंडक्टेड बिफोर बर्थ, एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स है डायग्नोसिस के लिए ऑफ सेवरल हंड्रेड डिजीजेस, ठीक है। ओके, डिजीज या डिसऑर्डर्स। अभी कुछ कुछ जो जेनेटिक डिजीज है वो आप खाली आपको अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनिंग मेथड है इधर अल्ट्रा सोनोग्राफी, तो होपफुली आपने सुना रहेगा सोनोग्राफी। ओके, सो उससे ही पता चल सकता है कैसे, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग में जितना मैंने जैसे बताया, जितना अर्ली हो सकता है उतना आप जल्दी जो कपल कैन मेक अ चॉइस फॉर गोइंग फॉर अबॉर्शन, ठीक है। ओके, उनके पास इन्फॉर्म चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। तो बट अगर डिलीवरी हो गया, सो तभी ऑब्वियसली देर इज एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लिव, ठीक है। सो एट दैट टाइम दे कैन नॉट किल द चाइल्ड, ठीक है। तो पोस्ट नेटल स्क्रीनिंग भी होता है, बट दे कैन नॉट किल द चाइल्ड, सिंपल है, ठीक है। ओके, एवरीवन हैज अ राइट टू लिव। तभी उनको फिर इकोनॉमिकली, इमोशनली, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर फॉर एग्जांपल अगर वो जो भी इन्फेंट है, इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी डेंजरस जेनेटिक डिजीज, तो आफ्टर हिज और हर डेथ वो तो फैमिली बिखर जाती है, ठीक है। सो जितना अर्ली हो सके प्री नेटल स्क्रीनिंग करके ही फटाफट अगर कपल इन्फॉर्म चॉइस ले सके तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अभी ये क्या है, एच जी पी इज नथिंग बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा ह्यूमन का पूरा सारे जीन्स को मैप किया था, ठीक है। एंड कौन सा जीन क्या रोल प्ले करता है, कुछ जीन्स, सारे नहीं, कुछ जीन्स के ही हम लोग ने पता लगा, ठीक है। सो ऐसा बोला जाता है अराउंड 5,000 जीन्स आर लाइक बीन 5,000 जीन्स का ही हम लोगों ने पता लगाया कि उसका फंक्शन क्या है। इट इज सेट कि अराउंड 30,000 जीन्स आते हैं, ओके। सो स्टिल बहुत सारा काम बाकी है करने के लिए, एंड बहुत डीप में काम करना बाकी है, ठीक है। अभी पहले ज़माने जैसे नहीं रहा कि अगर मैं स्टेन डिस्कवर कर लेता हूँ या न्यू स्टेनिंग मेथड लेके आता हूँ तो आई मे गेट अ नोबेल प्राइज, नो, इट इज़ नॉट। अभी जितना हम लोग डीप रिसर्च करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा एंड उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो एच से हम लोग को बहुत सारा डेटा मिला एंड वी कैन कंपेयर। अगर जैसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इन्फेंट का डीएनए निकाला, ठीक है, एंड वी कैन गो फॉर सीक्वेंसिंग एंड फिर वी कैन कंपेयर इन्फेंट्स सीक्वेंसेस विद अदर ह्यूमन सीक्वेंसेस और पता लगा सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि इफ देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट और नॉट, ठीक है। हम लोग डिफेक्ट्स पता लगा सकते, सिंपल। ओके, so जो prenatal tests are still not available for many common genetic disease। जो common genetic diseases के कुछ कुछ है मतलब बहुत सारे है ही नहीं, ठीक है, it is not available।
एंड नो टेस्ट कैन गारंटी दैट अ परफेक्ट चाइल्ड, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है अपने पास, हमारे पास अभी, अभी फ्यूचर में हो सकता है अभी कि आपको जो इन्फेंट रहेगा इट वुड बी वेरी वेरी हेल्दी, मतलब सुपर ह्यूमन रहेगा ऐसा, ठीक है। तो आप वो करने जाओगे तो आपको बहुत साल लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेथड्स देख लेते हैं एंड डिसऑर्डर्स देख लेते हैं पहले। तो एग्जांपल्स है कैसे कौन से डिसऑर्डर्स को प्रीनेटली डिटरमाइन किया गया, ठीक है, कौन से टेक्निक्स है। तो जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ इन्फेंट इज हैज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इन्फेंट का डीएनए निकाल के वी कैन गो फॉर कैरियोटाइपिंग, ठीक है। और कैरियोटाइपिंग हम लोग एमनियोसेंटेसिस एंड या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ये दो मेथड्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग ये दोनों मेथड देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर लेफ्ट क्लिप एंड पैलेट, ये अल्ट्रासाउंड से हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपने सुना रहेगा डिजीज के बारे में, ठीक है। डीएनए एनालिसिस ऑफ सेल्स ऑब्टेन्ड बाय एमनियो, तो डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है। डॉफिज्म, ठीक है, ऑब्वियसली आप इसको इधर एक्सरे अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं और डीएनए भी निकाल के चेक कर सकते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के लिए आप लोग ब्लड सैम्पलिंग, ऑब्वियसली इन्फेंट का ब्लड बोल दो, ठीक है, उसको निकाल के या डीएनए आप चेक कर सकते हो। फिर दूसरे सिंड्रोम्स भी है, उसमें बायोकेमिकल टेस्ट रन किए जा सकते हैं, ठीक है, सेल्स के, इन्फेंट सेल्स के बायोकेमिकल रन कर सकते हैं। फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब आपके जो इन्फेंट है इसमें न्यूरॉन्स का कुछ गड़बड़ है, देख, तो इधर ब्लड टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट है, एम्यूसेंटेसिस है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, इसमें ब्रिटल बोन्स है, इसको हम लोग खाली अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे से पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिनाइल कीटोयूरिया, ओके, इसमें आप एम्यूसेंटेसिस एंड सीवीएस या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से पता लगा सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ऑब्वियसली आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है, उसमें आपका जो ब्लड शेप है इट इज इन सिकल शेप, ओके। तो इधर फीटल ब्लड सैम्पलिंग हो सकता है एंड या डीएनए एनालिसिस यूजिंग एमनियोसेंटेसिस synthesis and chorionic village sampling, टे सैक्स डिजीज बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, और टीएनए निकाल के सब चीज़ चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले इसमें आ जाते हैं। होपफुली अभी तक जो पढ़ा है वो समझा कि ऊपर से गया, बता दूँ समझ गए, खाली इंट्रोडक्शन था। ओके, जस्ट अ सेकंड। एक मिनट, हाँ आया, रनीला, ओके। मैंने एक और कोई गया था, Shoot, दोनों भी। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ओके, सो अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड दोनों भी सेम टेक्निक है, और मतलब ऑब्वियसली नाम अलग है, ये सेम टेक्निक, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस। तो कैसे हम लोग जेनेटिक कंडीशंस पता लगा सकते हैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से, राइट। तो इफ़ यू आपने अगर आपने आप मॉर्फोलॉजी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड आपने, ओके, सो एनालॉजी दे रहा हूँ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का नहीं दे रहा हूँ,
खाली इसका दे रहा हूँ, जेनेटिक डिजीज के दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। अब माइक्रोस्कोप में अगर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, इफ तो ओके, अगर उसके पास पिलस है तो आप बोलोगे कि उसके पास हो सकता है कि एफ प्लाज्मिड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, यू कैन से कि हाँ मॉर्फोलॉजिकली ऐसा दिख रहा है, मतलब जो पिलस के लिए अलग से जीन्स अवेलेबल है कि, ठीक है। तो इफ इट हैज पिलस प्रोड्यूसिंग जीन्स, ऑब्वियसली इट कैन प्रोड्यूस पिलस, ठीक है। वैसे ही इधर जेनेटिक कंडीशन होगा, ठीक है, ओके, जेनेटिक कंडीशन होगा, एंड इट मे बी इट मे दिस जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स में बी अफेक्टिंग मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ इन्फेंट, ठीक है। तो उधर हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हो गया इन्फेंट में, अभी हम लोग देखते इधर इसमें, ठीक है, ऐसा। तो ये अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी रहता है, ठीक है। उसमें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स देख सकते हैं, कैसे, तो ये वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या, अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज बीम्ड इनटू यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बीम किया जाता है, ठीक है। व्हेन द साउंड वेव्स इनकाउंटर डेंस टिश्यू, अगर डेंस टिश्यू मतलब क्या हो गया आपका, बेबी हो गया इधर, ठीक है, दे बाउंस बैक एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पिक्चर, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है ये रियल टाइम में हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखता है, ओके। साइज ऑफ फीटस कैन बी डिटरमाइंड, साइज भी हम लोग पता लगा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से, ओके। एज कैन जेनेटिक कंडीशन सच एस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा था इधर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इधर कहीं, इधर अभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये, ठीक है, ये वाला। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉलम एंड स्कल, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड, अगर मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट टच है तो वी कैन से हाँ कि कहीं ना कहीं कोई जीन में डिफेक्टिव है, ठीक है। तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में उसमें आपका जो स्कल रहता है वो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल में एबनॉर्मल रहता है, एंड आपका जो स्पाइनल कॉलम है दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल इन नेचर, ठीक है, ओके। तो इधर स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज हम लोग इजीली पता कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी, समझा ये, यस और नो, बता दो मुझे। तो इधर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड उससे पता लगा रहे कि अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है चाहे तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ रहा है, यस प्रणीत, समझ में आ रहा है, ओके चलो आगे चलते हैं ना। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है, तो हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे फीटल सेल्स को क्या बोलते हैं, फीटल सेल्स को निकाला जाता है, ठीक है। सो दिस इज बुक से निकाला गया, यू कैन ऑब्वियसली यू हैव टू रीड बुक्स, ओके। सो कैसे एमनियोसेंटेसिस सेंटेसिस कैसे कैरी आउट किया जाता है देखो, ठीक है। तो आपको अल्ट्रासाउंड में इधर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से आप देख सकते हो कि जो चाइल्ड है किधर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जो इंजेक्शन स्टेराइल इंजेक्शन लोगे, ठीक है। और ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, इधर येलो पार्ट है, इधर से आप क्या करोगे, ये ऑब्वियसली इसको आप डायरेक्टली इधर से इंजेक्शन को डालोगे, ठीक है। एंड ये जो एमनियोटिक सैक है ये येलो कलर का, उसमें से जो फ्लूइड है उसको निकालो, ठीक है। थोड़ा सा, पूरा ऐसा नहीं कि आप 20-30 ml निकाल रहे हो, 1 ml इज एनफ, ठीक है, ओके।
क्योंकि आगे मैं बताता हूँ इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। ठीक है, तो जब आपने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, ठीक है, इंजेक्शन से, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सम काइंड ऑफ स्किन, जैसे स्किन सेल्स होते हैं, राइट। तो स्किन सेल क्या हो जाते हैं, फिर वो ये क्या बोलते हैं, वो जल्दी ही रिप्लेस हो जाता है। तो आपको जो सेल्स है, या कुछ टाइप ऑफ सेल्स है, वो आपको फ्लूइड में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। तो उसके बाद क्या करोगे, वो सेल्स को आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। ठीक है, ये पूरे जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। ठीक है, तो नीचे ही आपको मिला फीटल सेल्स। ठीक है, ऊपर का आपका एमनियोटिक फ्लूइड के ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फीटल सेल्स मिल गए। आपने इधर से आप क्या करोगे इसको, एंड फीटल सेल्स बहुत कम अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, जब मैं बोल रहा हूँ कम अमाउंट में रहता है, आप उसको कल्चर करो। ठीक है, कल्चर करने के बाद जब सॉरी, ये सेल्स अच्छे से ग्रो हो गए, 2-3 पसाच के बाद, ठीक है, मतलब 2-3 राउंड ऑफ सब कल्चरिंग के बाद, ठीक है, अच्छे से ग्रो हो गए, तब जाके उसका केमिकल एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? समझाइए, एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर समझा कि वापस एक बार रिपीट करूं? समझा सर। इजी। ओके, ठीक है, एक बार वापस देख लेते। आपको एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग दोनों में डिफरेंशिएट करने होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम लोग अल्ट्रासाउंड का मदद ले रहे हैं, उससे हम लोग स्टरल इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एमनियोटिक सैक में ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, ओके, ये इन्फेंट है ऑब्वियसली, एंड आप एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हो, और पूरा थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, 1 ml मैक्स। ओके, उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। सॉरी, सेंट्रीफ्यूज करने में आपको फीटल सेल्स मिल जाएंगे। फीटल सेल्स आपको कल्चर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिर उसके ऊपर आप केमिकल एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस कैरी आउट करो। ठीक है, तो होपफुली ये समझा आपको। तो हम लोग ने पहले डायरेक्टली डायग्राम देखा, तो मेरा यही है कि पहले आपको डायरेक्टली डायग्राम देखो तो आपको पूरा समझ जाए। ठीक है, फिर देन वी कैन गो फॉर क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल पार्ट। ओके, ये अच्छा, ये जो मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देता हूँ ना आपको, तो ये पूरा का पूरा कट शॉट है, मतलब एज इन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप अगर एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। सो ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल रहता है कि आप एकदम कंडेंस करके आप बोल सकते, मतलब आपको उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा पॉइंट्स को। ठीक है, ओके, सॉरी। सो प्री नेटल टेस्टिंग में आपका फीटल टिश्यूज चाहिए रहते हैं आपको स्क्रीनिंग के लिए। तो बहुत आप, जैसे हम लोगों ने देखा, बहुत सारे जो जेनेटिक डिजीज है, उसमें अगर आप इधर लिस्ट देखोगे, ठीक है, तो उसमें सब जगह कहीं ना कहीं एमनियोसेंटेसिस एंड सीवी या सीवीएस सैम्पलिंग रहेगा, या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक रहेगा। इससे हम लोग डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं, और जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल्स को ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, एंड आप फिर उसका बायोकेमिकल चेंजेस देख सकते हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। ठीक है, ओके। तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मेथड है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसमें से आपको एमनियोटिक फ्लूइड से प्रेग्नेंट वुमेन से निकालना। ठीक है, और आप उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकालोगे एंड उसका एनालिसिस करो। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, सब्सटेंस दैट फिल द एमनियोटिक सैक। ठीक है, जो ये हम लोगों ने देखा येलो कलर का, ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये। ठीक है, ये सराउंड करता है फीटस को, कंटेन फीटल सेल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक्स टेस्ट। तो हम लोग इन्फेंट के लिए इन्वेजिव है नहीं, ठीक है, बट इज इट इन्वेजिव फॉर मदर? यस। ठीक है, इन्वेजिव मतलब आप निडल अंदर डाल रहे हो। ठीक है,
ठीक है। बट थिंग इज ये रूटीनली परफॉर्म किया जाता है, बट देर इज सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। ठीक है, इधर आपका जो मेन चीज़ है, ठीक है, जब आप इंजेक्शन अंदर डाल रहे हो सैम्पलिंग सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ओके, अल्ट्रासाउंड भी यूटिलाइज कर रहे हो, ओके। सो इंजेक्शन आपके क्या होता है, कभी कभी गलती से आप जो इन्फेंट है उससे भी उसका भी डीएनए निकल जाता है, ठीक है, इंजेक्शन थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इन एमनियोटिक सैक से आप जो डेवलपिंग इन्फेंट है उससे आप सैंपल निकालोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, फटाफट हील हो जाएगा, नहीं होता, ठीक है। और ये इसके वजह से क्या डिफेक्ट्स होते हैं वो देखो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मिस कैरेज हो जाता है, ओके। 1 in 400 में ये रिसर्च से पता लगा है कि इट मे लीड टू मिस कैरेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस। ये एनालिसिस कैरी आउट करने के लिए जब एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अभी तो इंस्टेड ऑफ एमनियोटिक सैक आप इन्फेंट से निकाल, ठीक। तो अगर इन्फेंट में उतना मतलब अगर गलत जगह से निकाला तो इट मे लीड टू मिसकैरेज, ओके। मिसकैरेज में क्या होता है, आपका जो इन्फेंट रहता है वो अबॉर्ट हो जाता है, और नेचुरली अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। नेचुरल अबॉर्शन इज डिफरेंट, ओके। अब नेचुरल अबॉर्शन में वो निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल अबॉर्शन जो कैरी आउट करता है उसमें जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको काटा जाता है, ठीक है, ओके। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूटिलाइज्ड फीटस पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, हम लोगों ने पढ़ा है। और लॉन्ग स्टेराइल नीडल इज इंसर्टेड थ्रू एब्डोमिनल वॉल्स, ठीक है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन, ठीक है। फीटल सेल्स को सेपरेट किया जाता है एंड उसको ग्रो किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड जेनेटिक बेसिकली मसाजिंग किया जाता है, जेनेटिक टेस्ट रन किया जाता है, सिंपल। डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने देखे, एक मिसकैरेज है, और मेन जो मेन डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इधर कॉम्प्लिकेशंस तो आते हैं, बट मेन डिसएडवांटेज और भी है, क्या क्या। अब जो हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप ये सेल्स निकाल रहे हो, फीटल सेल्स को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, तो ये आपको 1-2 घंटे में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप ग्रो कर रहे हो एंड उसको पसाज कर रहे हो, मतलब 2 to 3 या क्या बोलते हैं, 2 to 3 वीक्स यूटिलाइज कर रहे हो फॉर जस्ट ग्रोइंग द सेल्स, ठीक है। तो 1 वीक में हो सकता है कि एक ग्रो होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप 3 पसाज करोगे तो 3 वीक्स आपके वैसे के वैसे ही चलेगा। उसके बाद आपको केमिकल डीएनए एनालिसिस एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस करने के लिए 1 to 2 वीक्स और जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, नॉट अ शॉर्ट प्रोसीजर, ठीक है, समझ रहे। तो डिसएडवांटेज क्या है, routinely performed approximately 15 to 18th week of pregnancy, ठीक है। तो ये जो टेस्ट रन किया जाता है वो खाली 15 से 18 वीक के बीच में ही रन किया जाता है। अब मैंने पहले भी बताया 18th वीक के बाद प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, याद रखो, प्रेगनेंसी 18th वीक के बाद टर्मिनेट नहीं कर सकते या अबॉर्शन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्राइम हो जाएगा, एज इन इट इज़ अ फेडरल क्राइम इन यूएस एंड ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट केसेस लगेंगे, ठीक है। तो 18th वीक के बाद यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। अब ये क्या बोल रहा है, ये एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो 15th वीक से ही चालू होता है, यू कैन नॉट रन बिफोर 15th वीक, ठीक है। तो 15 से 18 वीक, जैसे मैंने बताया, 3 वीक्स लगते हैं इसमें ग्रो करने के लिए सेल्स को, 2 to 3 वीक्स उसका एनालिसिस करने के बाद, तो 3 to 4 वीक्स लग जाएंगे। तो जब तक आपको रिजल्ट आएगा तब तक आपको फीटस, यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। अगर फीटस में अगर गड़बड़ी होता है, ठीक है, यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन, सिंपल, ठीक है। तो और अगर अबॉर्शन के लिए आप अगर 18th वीक में भी जाते हो तो इधर रिस्क हो जाता है एंड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड कॉम्प्लिकेशंस फॉर ऑब्वियसली मदर के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट
ओनली फॉर चाइल्ड बट इट इज फॉर मदर ऑल्सो। ठीक है, समझाइए कि ऊपर से क्या बता दो। समझा सर। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसी को रिपीट चाहिए, एनीबडी? तो क्या देखा हम लोगों ने एमनियोसेंटेसिस में? आपको सेल को कल्चर करने में टाइम जा रहा। ठीक है, उसके वजह से अबॉर्शन में रिस्क आएगा, कॉम्प्लिकेशंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी सीवीएस कलेक्ट करने के लिए अलग मेथड है। आप इंजेक्शन डायरेक्टली, जैसे इधर देखा था, इधर कैसा एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे थे, इधर थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। इधर आप बेसिकली जो है वेजाइना से आप इंजेक्शन डाल रहे हो। ठीक है, कैथेटर टाइप। ओके, अभी अगर हम लोग इधर फोकस करें, ओके, तो इसका मैं क्या बोला, जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ठीक है, कोरियोनिक विलस तो एक टाइप का सेल्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से सैम्पलिंग करना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। ओके, अभी अगर देखो 10 to 11 वीक का फीटस है, आपने ये इंजेक्शन या कैथेटर डाला थ्रू वजाइना। ठीक है, और ये देखो ये जो रेड कलर का जो पार्ट ठीक है ना, रेड कलर का पार्ट है जिससे न्यूट्रिशंस सब चीज मिल रही है। ओके, उसका कुछ पार्ट आप निकाल रहे हो और उसको सैंपल कर रहे हो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कोरियन। ओके, आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी आप साइड बाय साइड रन कर रहे हो, ताकि आपको पता चले आपका कैथीटर जा किधर है। ठीक है, तो ये यूट्रस है। ठीक है, और ये आपका कोरियन। ठीक है, और ये जो कोरियन है इट इज लिंक्ड विथ इन्फेंट। ठीक है, और उधर से इन्फेंट को सब काइंड सब चीज सबका न्यूट्रिशंस मिल रहा है। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू वजाइना एंड सर्विक्स इनटू यूट्रस। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, ये पहले वाला मेथड मैंने बोला था इट इज बिट नॉन इन्वेजिव फॉर इन्फेंट ऑल्सो, उसमें खाली एमनोटिक सैक से निकाल। बट कुछ लोग बोलते हैं वो इन्वेसिव है, ये तो उससे ज़्यादा इन्वेसिव है। उसमें आप इधर डायरेक्टली आप क्या निकाल रहे हो, कोरियोनिक विलस निकाल रहे हो। ठीक है, उसके सेल से निकाल रहे हो। अभी क्या कर रहे हैं इधर, आपने एक बार सेल से निकाल दिया। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ओके, सेक्शन से निकाला, सेल्स आपको मिले, आपने डायरेक्टली सेल्स को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो एंड सॉरी, आप सेल्स को डायरेक्टली देर इज नो कल्चर, आप उसको कल्चर नहीं करोगे क्योंकि आप डायरेक्टली इधर से निकाल दो। हम लोग ने एमनियोटिक सेल में जो एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा सेल्स नहीं रहते, सेल्स बहुत कम रहते, बट आप इधर किधर से निकाल रहे हो, सेल्स कोरियन से निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसमें सेल्स बहुत भर भर के रहेगा। ठीक है, ओके, फीटल सेल्स है ये बेसिकली। ओके, आप डायरेक्टली जो सेल्स है उसका एनालिसिस कर सकते हो, चाहे केमिकल एनालिसिस हो, डीएनए एनालिसिस हो या क्रोमोसोमल एनालिसिस हो। ठीक है, ओके, डायरेक्टली आप जेनेटिक्स टेस्टिंग कर सकते हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर कल्चरिंग। तो आपका क्या, कितना टाइम बच रहा है, आराम से 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स आपका आराम से बच रहा है। ठीक है, एंड आप 10 से 11 वीक के फीटस में कैरी आउट कर सकते हो, तो ये भी एडवांटेज। ठीक है, समझा ये पोर्शन, समझा? सीवीएस समझा आपको कैसे कैरी आउट कर रहे हैं? यस, रिपीट करूं?
स्टूडेंट्स? ओके दीपाली, यस। हाँ ऋतुजा बोलो। यस प्रणील, आई विल बी रिपीटिंग। ठीक है, देखो इधर आपने क्या लिया, इंजेक्शन लिया। ऑब्वियसली इधर आप वो निडल नहीं ले सकते, इधर आपको कैथेटर यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैथेटर डायरेक्टली वेजाइना से जाता है। ठीक है, वैसे कैथेटर इट इज ऑल्सो यूटिलाइज इन मेल्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपको फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है। ठीक है, किडनी स्टोन में क्या होता है, जो पाइप रहता है वो पेनिस के थ्रू अंदर डाला जाता है किडनी तक। आप सोचो वो बहुत पेनफुल रहता है। ठीक है, ओके सो वही चीज है, क्या इधर कैथेटर हम लोग डाल रहे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड यूटिलाइज कर रहे ताकि हम लोग को पता चले कि कैथेटर जा किधर रहा है। ठीक है, एंड अगर थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, 10 to 11 वीक ऑफ फीटस में कैरी आउट कर सकते हैं इधर। ठीक है, ये प्रोसीजर। ओके, अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं और हम लोग परफेक्टली कोरियन से हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इधर इन्फेंट को ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आप खाली कोरियन से निकल रहे हैं। हम लोग डिसएडवांटेजेस में भी जाएंगे। ठीक है, कोरियन से आपने बेसिकली ये क्या है, इट इज प्लेस्ड इनटू कांटेक्ट विद कोरियन द आउटर लेयर ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का आउटर लेयर जो है कोरियन है। ठीक है, उधर से आपने सेल्स निकाले। ओके, सेल्स आपने निकाल दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, जो सेल्स नीचे आ जाएगा। एंड वो सेल का डायरेक्टली आपको कल्चर करना ही नहीं है। ठीक है, आपको पसाजिंग में टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। आप इसमें क्योंकि इतने सारे सेल्स मिल रहे हैं कोरियन से, आप डायरेक्टली आप केमिकल एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस या क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर कल्चर। तो अगर आप इधर कंपेयर करोगे ये वाला चीज विद अन्य सेंटेंसेस। ठीक है, तो इधर क्या था, कल्चर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 वीक्स 3 वीक्स कल्चर करने में जा रहा है, राइट। ओके, इधर क्या डायरेक्टली आप कैरी आउट कर रहे हो केमिकल एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस डायरेक्टली। ठीक है, आपको कोई कल्चर रिक्वायरमेंट नहीं। समझा अभी? यस प्रणील, ऋतुजा। यस सर, समझा। हाँ दीपाली, आई थिंक दीपाली ने बोला था। मयूरी? यस सर, समझा। पक्का ना? हाँ। ओके, ऋतुजा, ऋतुजा नहीं सही। ओके, ओके सो आगे चलते। तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू प्रोटोकॉल्स देख लिए, राइट। आपको डीप में एकदम डीप में जाना है, और ऑब्वियसली यू हैव टू यूज साइंटिफिक वर्ड्स। ओके, सो यू विल बी रेफरिंग बुक्स। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा आपको प्रोटोकॉल कैसे कैसे रन करते हैं एंड क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है वो मैंने बताया। ठीक है, तो सीवीएस कभी परफॉर्म किया जाता है, 10 to 12 वीक्स में परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आप पकड़ लो कि 2 वीक्स 2-3 वीक्स आप एनालिसिस के लिए भी जाता है, तो 15th वीक में आपको रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। देन यू कैन टेक चॉइस, you can take a decision कि if a child is healthy, obviously pregnancy terminate करके कोई फायदा नहीं है, but if child is unhealthy, genetically काफी severe diseases है, so couple can go for a informed decision for termination of pregnancy। ठीक है, ओके सो इसमें ये एडवांटेज है कि विद इन 15 या 16 वीक में कपल के पास आपका रिजल्ट आ जाता है। collects a large amount of fetal cells। fetal tissue से बहुत सारे amount of cells मिल जाएंगे, तो obviously there is no requirement for culturing, तो eliminate हो जाता है necessity for culturing the cells। chorion is composed of fetal cells। chorion obviously it is no, ये fetal cells से बना हुआ। ठीक है, it is a part of placenta that is expelled from uterus after birth।
तो जब जो इन्फेंट निकलता है तो वो जो प्लासेंटा है पूरा का पूरा एक्सपेल हो जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है, ठीक है। इन्फेंट अलग हो जाता है एंड जो प्लासेंटा है वो भी अलग हो जाता है, ओके। फीटस से कोई टिश्यू रिमूव नहीं हो रहा, ये याद रखो, फीटस से कोई टिश्यू रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। कोई हम लोग उससे ब्लड नहीं निकाल रहे या जो भी एनालिसिस नहीं कर, ओके ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन देन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पहला वाला प्रोसीजर देखा एमनियोसेंटेसिस का, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीवीएस में। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? ओके तो जब भी सैम्पलिंग करते हो तो क्या होता है इसमें, सीवीएस में ये प्रोटोकॉल जब भी प्रोसीजर जब भी कैरी आउट करोगे तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि लिम्ब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। लिम्ब डिफेक्ट्स, लिम्ब क्या होता है आपका, हैंड्स हो गया या लेग्स हो गए, तो उसमें डिफेक्ट्स आने चालू होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोसीजर। बिफोर 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी, अगर 10 वीक से आपने पहले किया तो इस इधर जो इन्फेंट है उसमें आपने मतलब क्रूशल पार्ट ऑफ कोरियन निकाल दिया या इंजेक्शन गलत जगह गया, तो इधर लिम्ब डिफेक्ट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। ओके, fetal cells obtained by amniocentesis or CVS can be used for preparing a karyotype. ओके, क्या ये एडवांटेजेस माना चाहिए अलग, ठीक है। ये इधर हम लोग जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ही है, कॉम्प्लिकेशंस इधर ही है, इधर तक ही है, ओके। हायर रिस्क है एंड लिम्ब डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये एडवांटेजेस इधर आने चाहिए, आई थिंक थोड़ा सा ये इधर लिखना भूल गए, ओके। तो इधर ये मैंने बनाया, ओके। तो ये दूसरा चीज़ है, जो सेल्स है उसका बायोकेमिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है, और अगर कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट आता है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट आता है तो वी कैन रिकग्नाइज। सारे मेटाबॉलिक डिफेक्ट को स्क्रीन नहीं कर सकते, बट जो कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स है दैट कैन बी स्क्रीन यूजिंग बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना बायोकेमिकल एनालिसिस, जैसे H2S प्रोडक्शन हो गया तो H2S प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता लगा सकते हैं? TSI में डालो, आपको पता चलेगा H2S प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, राइट। लैक्टोज फर्मेंटर है तो किससे पता चलता है? लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। सो वैसे ही बायोकेमिकल एनालिसिस किया जा सकता है, और जो मेटाबॉलिक एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। होपफुली समझा ये कॉम्प्लिकेशंस एंड एडवांटेजेस भी समझे रहेगा, ठीक है। ये एडवांटेजेस दोनों के लिए, सीवीएस के लिए भी है और एमनियोसेंटेसिस के लिए भी, ठीक है। एक तो कैरियोटाइपिंग, ठीक है, क्रोमोसोमल एनालिसिस एंड बायोकेमिकल एनालिसिस दोनों भी बताएं, और दोनों मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस एंड क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, समझ में आया सीवीएस? सर सर वो लिम्ब डिफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? मतलब हम लोग तो फीटस को कोई टच वच नहीं कर रहे, और फीटस को कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, तो वो कैसे? आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में फीटस में हम लोग फीटल सेल से नहीं ले रहे, ठीक है। वो हमारा टारगेट है कि फीटल सेल्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फीटस को कुछ नहीं होने दें। बट थिंग इज आपका कैथेटर जा रहा है ना, ठीक है। कैथेटर के आगे कोई अब जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक का वायर है उसको मोड़ दो, ठीक है, तो वो आपके सही डायरेक्शन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कैथेटर है, आपको आप जो जिधर जाना चाहता है उधर नहीं गया, ठीक है, तो इट में कॉज डिफेक्ट्स, ठीक है। इसलिए क्योंकि इधर से आप डाल रहे हो ना, राइट, तो इतना मोड़ दिया आपने, तो इधर जो अगर ऑपरेटर इज नॉट फाइनली एकदम फाइन हैंडलिंग नहीं होता तो उधर आपका डिफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा ओके, है। यस, समझा। ठीक है।
सो होपफुली और कुछ क्वेश्चंस पूछने किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्क्रीनिंग मेथड है, हम लोगों ने दो देख लिए, CVS और एमनियोसेंटेसिस, और एक और हम लोग ने तीसरा अल्ट्रासाउंड भी देखा, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ही देखा। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टेस्ट है इट इज़ ओनली यूटिलाइज्ड फॉर, हम लोग किसका ब्लड ले रहे हैं, इट इज़ इन्वेसिव फॉर मदर बट इट इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर इन्फेंट, ठीक है, जो बॉर्न हो रहा है, ठीक है, यह वूम में, ठीक, तो इट इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर इन्फेंट, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मदर से ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं। तो आप बोलोगे उससे क्या पता चला, उस उधर थोड़ी आपका इन्फेंट का सेल्स घूम रहा रहेगा, ठीक, देखते आगे। Okay, so genetic conditions can be detected by examining level of certain substance in blood of mother. अगर मदर के ब्लड में कुछ सब्सटेंस है, कोई केमिकल्स है, ठीक है, और ऑब्वियसली वो घूम रहा है, मतलब वो सर्कुलेट हो रहा है, तो वी कैन इनडायरेक्टली से कि ये जो सब्सटेंस है इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मदर, ठीक है, नॉर्मली ये मदर में प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेंट, ठीक है। और ये याद रखो, जब भी इन्फेंट हम लोग बात करें ना, इन्फेंट, ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है, इधर अगर देखोगे ये ऑक्सीजन ले रहा है, इधर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है, यस, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है, क्या डायरेक्टली सांस ले पा रहा है, नहीं, नो, सो इट इज अंडर एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब बेसिकली ये स्विमिंग कर रहा है 9 मंथ तक, स्विमिंग ही कर रहा है विदाउट नाक से ऑक्सीजन लिए हुए, समझ रहे? सो बेसिकली वी आर नेचुरल स्विमर्स बट वी डोंट नो, ठीक है, वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी, उसको वापस रीगेन कर सकते हैं। ओके, सो 9 मंथ्स तक ऑब्वियसली जो नाक नोज के थ्रू एयर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, बंद है। तो ये एयर एक्सचेंज किधर से हो रहा है, ये जो इधर है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है, राइट, तो इधर ये ब्लड है, इसका जो ब्लड रहेगा, इन्फेंट का जो ब्लड रहेगा, ये मदर के ब्लड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, मदर के लंग में जाता है, ऑक्सीजन जाता है अंदर, और वापस जो ब्लड है वो वापस इधर अंदर जाके ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, समझ रहे? यस, इतना समझा? तो बेसिकली जब भी ब्लड हम लोग बोल रहे हैं ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी सब्सटेंस इधर रहेगा इन्फेंट के पास, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ केमिकल्स जो ये इन्फेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो ब्लड में भी आएगा, ठीक है, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है मदर के लंग के थ्रू, ठीक है, ऑब्वियसली वो सर्कुलेट भी होता है, तो अगर हम लोग डिटेक्ट करें कि या हम लोग बोले कि अगर मदर के सेल्स, मदर के ब्लड निकाले, ठीक है, तो दीज सब्सटेंस माइट बी देयर एट, हो सकता है बहुत लो क्वांटिटी में, तो वी कैन यूज सम काइंड ऑफ एडवांस टेक्निक, ठीक है, जिससे हम लोग ये केमिकल्स को या कुछ सेल्स को पता लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं आगे। तो हम लोग ओके, सो ये मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग में हम लोग सब्सटेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि ऑब्वियसली इन्फेंट सेल्स को फाइंड आउट नहीं कर रहे, बट वी आर आइडेंटिफाइंग सम काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज केमिकल्स, नॉट अ सेल, ठीक है, ओके। ये हम इससे हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, मतलब एज इन आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज नहीं पता लगा सकते, ठीक है, सिंपल, ओके। जेनेटिक डिफेक्ट रहेगा तो हम लोग उतना पता नहीं लगा सकते, हम लोग पता लगा सकते, क्या पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट हायर लेवल पे है, लोअर लेवल पे, ठीक है, ये न्यूट्रल लेवल पे या मतलब ऑप्टिमम लेवल पे है कि वो पता लगा सकते हैं बस, और उससे हम लोग इनडायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हैं कि हो सकता है इन्फेंट में कुछ गड़बड़ी, ठीक है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे फीटस इज एट इंक्रीज्ड रिस्क हेंस आर रेफर टू स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, रिस्क डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग एंड हायर परसेंटेज में कर सकते हैं,
एंड उसके बाद आपको फॉलो अप टेस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली आपने मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग किया और हो गया, ठीक है, उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ मतलब डिफेक्ट्स नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। आपको इसमें फॉलो टेस्ट भी करने पड़ेंगे, जैसे एडिशनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, या तीनों के तीनों कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल्स क्या आता है, मैटरनल ब्लड में क्या क्या केमिकल्स रहते हैं जो कि आपको इन्फेंट से डिराइव्ड रहते हैं, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बोल रहा हूँ, नॉट आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी देखते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन के बारे में। फीटो मतलब ऑब्वियसली फीटल, ठीक है, प्रोटीन है, तो मतलब ये स्पेसिफिकली फीटल सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अल्फा फीटो प्रोटीन। ओके, अल्फा फीटो प्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय फीटस। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मदर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। मदर के टिश्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फीटस प्रोड्यूस कर रहा है। अब कब प्रोड्यूस कर रहे हैं? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली फीटस के अगर आपने देखा रहेगा तो अल्ट्रासाउंड में पीनट जो आपका पीनट शेप में रहता है या पी शेप में रहता है स्टार्टिंग में जो फीटस रहता है, ठीक है, उससे वो डेवलप होके जब 9 मंथ्स में आप देखते हैं तो इट इज अ हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। ओके, तो जो पी शेप का रहता है उससे वो पूरा का पूरा उसके पास लिम्स होते हैं, राइट, अच्छा सा स्कल फॉर्मेशन होता है, राइट, बोन फॉर्मेशन होता है बराबर, ठीक है। तो वो क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है। ओके, इज प्रेजेंट इन फीटल ब्लड, और ये जो प्रोटीन है या जो भी केमिकल्स है ये फीटल ब्लड में ही पाया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाएगा, या मदर के ब्लड में पाया जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में ही पाया जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद में नहीं देखेंगे। ओके ओके, तो इधर हम लोग क्या हो रहा है, नॉन इन्वेसिव हो रहे हैं अगर हम लोग खाली मदर का ब्लड कलेक्ट कर सके तो, ठीक है। ओके, ये हम लोगों ने जब देखा एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस में देखा था कि जब हम लोग सेल्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग उधर भी हम लोग अल्फा फीटो प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। बट थिंग इज कि ये इनिशियल लेवल टेस्ट रहते हैं, और आपको कंफर्मेटरी टेस्ट आपका एमनियोसेंटेसिस या सीवीएस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर मैं एनालॉजी दूं, अगर कोविड हुआ है तो अगर मैं रैपिड करवाऊँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर 50% चांस रहता है कि जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप क्या करते हो? आरटीपीसीआर करोगे, उसका भी करीबन 70 to 80% स्ट्राइक रेट है, ठीक है। मतलब आपने अगर 100 में करवाया आरटीपीसीआर तो 20 लोगों का नेगेटिव निकल सकता है, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, या फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो कंफर्मेटरी टेस्ट, इससे ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कोविड में? सीटी स्कैन करवाओ, पता चल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। महंगा प्रोसीजर है बट फटाफट पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो वैसे ही अल्फा फीटोप्रोटीन इस इनिशियल लेवल के टेस्ट होता है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट आपको सीवीएस सैम्पलिंग करके ही या एमनियोसेंटेसिस से ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी अल्फा फीटोप्रोटीन बोलोगे कि सर क्या केमिकल, ये केमिकल है, उससे क्या पता चले? तो अगर देखेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, और बाकी जो डिसऑर्डर्स है उसमें जो लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन है जो मदर के ब्लड में पाया जाता है इज सिग्निफिकेंटली हाई, ठीक है। अगर अल्फा फीटो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई मतलब इन्फेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ओके, some chromosomal abnormalities produce lower than normal levels, ठीक है, of alpha fetoprotein। कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल से भी, जो इतना नॉर्मल ये है लेवल है उससे भी कम अल्फा फीटोप्रोटीन जनरेट होता है, ठीक है।
तो अल्फा फीटोप्रोटीन अगर डिफेक्ट्स रहेंगे तो ज़्यादा रहेगा, बन सकता है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है तो नॉर्मल से भी कम बनेगा। समझा ये ऊपर से क्या? किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो। समझा सर। पक्का ना? यस, बाकी लोग बता सकते हो, किसी को रिपीट चाहिए? तो एक बार वापस देख लेते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन किधर किधर पाया जाता है? फीटल ब्लड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, और मदर ब्लड में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उससे बाद नहीं, उससे पहले नहीं, ऑब्वियसली। ओके, अगर कुछ डिसऑर्डर है तो हाई रह सकता है, या अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो नॉर्मल से भी कम रहेगा। फटाक से डिटेक्ट कर लो, सिंपल। ओके, इसका बट स्ट्राइक रेट इज वेरी लो। मतलब आप इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो डिटेक्शन है या उसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें जो ऑब्वियसली ये गायनेकोलॉजी का अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका एसोसिएशन है, वो रिकमेंड करते कि आप ब्लड स्क्रीनिंग करो, ताकि इट इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर इन्फेंट। तो इन्फेंट पे कोई डिफेक्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है। पहली बार जैसे CVS में हम लोगों ने देखा था, कि एमनियोसेंटेसिस में देखा था लिम्ब डिफेक्ट्स आ रहे, ठीक है। वो ऑब्वियसली इधर हम लोग मदर का ब्लड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर ऑब्वियसली डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। एडिशनल मतलब प्रोटोकॉल इनिशिएटेड डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। ओके, तो ब्लड स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, क्योंकि ये आई थिंक चीप भी रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर। तो वन टिपिकल टेस्ट कैरिड आउट बिटवीन 11 to 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कैरी आउट किया जा सकता है। उसमें हम लोग दूसरा, अभी हम लोग ने अल्फा फीटोप्रोटीन देखा था, अभी दूसरा हम लोग केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अभी ये क्या होता है? ये HCG है। अब बोलोगे HCG क्या होता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन। अब बोलोगे प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं समझा, क्या होता है? तो अगर आप देखोगे जो प्रेगनेंसी किट आता है मार्केट में, जितने भी प्रेगनेंसी किट आता है, वो क्या डिटेक्ट करता है? HCG डिटेक्ट करता है। समझ रहे हो? यस, अगर HCG का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो और वो जो आपने देखा रहेगा रैपिड टेस्ट रहता है वो, ठीक है। वैसे सेम रैपिड टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर कोविड ऑल्सो, ठीक है। सेम आप उसमें इधर क्या होता है, यूरिन डालना पड़ता है। यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अगर फीमेल्स में डिटेक्ट होता है तो मतलब क्या है? फीमेल इज प्रेग्नेंट। सिंपल। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है यस कि नहीं आ सर। रहा है? यस। तो HCG जो बेसिक प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट कर रहा है, आपका रैपिड टेस्ट, ठीक है। चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सेम प्रेगनेंसी टेस्ट, हाँ, इसमें यूरिन डाला जाता है। अगर आप मेल्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, ऑब्वियसली मेल के नॉट बी प्रेग्नेंट, ठीक है। बट अगर मेल्स के लिए अगर आप ये मेल का यूरिन डालते हैं, ठीक है, उसमें, ओके, और पॉजिटिव निकलता है, ध्यान से सुनो, अगर मेल का यूरिन डाल रहे हो टेस्ट जो किट्स आते हैं ना प्रेगनेंसी किट्स, और पॉजिटिव निकलता है, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली मेल्स आर नॉट प्रेग्नेंट, बट मेल इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। समझा? एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, इट कैन बी ऑल्सो यूटिलाइज बाई मेल फॉर डिटेक्टिंग कैंसर। उसको कैंसर है कि नहीं? सर्वाइकल कैंसर, आई थिंक। यस, ओके, ठीक है।
तो फ्यूचर में हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं आप। ओके, चलो, एक तो हम लोगों ने देखा एक अल्फा फीटोप्रोटीन देखा, फिर अभी देखा HCG विच इज नथिंग बट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तीसरा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड मतलब जब फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है, उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो जनरेट होता है वही बता रहे हैं। इसको PAPP बोला गया, ए, प्लाज्मा प्रोटीन ए, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म पप्पा, सिंपल। HCG हो गया, पप्पा हो गया, और अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, 3 केमिकल्स हो गए, ठीक है। हम बोलोगे कि क्या होता है ये 2 केमिकल से, क्या पता चलेगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। फीटस हैज सर्टेन क्रोमोसोम। अगर फीटल में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है, ध्यान से सुनो, फीटल में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? अल्फा फीटोप्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा, नॉर्मल से कम रहेगा। फिर इधर क्या देखो, जो ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, उसका भी लेवल लो रहेगा। किधर लो रहेगा? आपके प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में, ठीक है। तीसरा HCG क्या रहेगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, नॉर्मल से भी हाई रहेगा, ठीक है। ओके, तो फीटस में अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है तो जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इट वुड बी लो, HCG का हाई रहेगा, ठीक है। ओके, risk of chromosomal abnormalities is calculated on the basis of levels of HCG and PAPPA in addition of ultrasound। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो वो ऑब्वियसली फिनोटिपिकली भी दिख सकता है यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एंड आप ये कैरी आउट करें। तो हम लोग ने क्या क्या देखा? एक काम कर लेते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स रहेगा, तो अल्फा फीटोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इज लो, राइट। फिर और क्या है? HCG का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? अच्छा, पहले पापा का प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन का देख लेते हैं। ओके, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, ओके। बट किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा? HCG का, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये अगर मैं 3 केमिकल एनालिसिस कर लूँ खाली मदर के ब्लड से, ठीक है, मदर के ब्लड में ये डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ये 3 जो केमिकल्स है उसको मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन लो है या हाई है, ओके। सो मैं बोल सकता कि मैं इनडायरेक्टली जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट कर रहा हूँ इन्फेंट में, राइट है कि नहीं? ठीक है, ओके, समझा कि ऊपर से गया? बता दो मुझे। समझा सर। समझा सर। तो ये 3 केमिकल्स आर इम्पोर्टेंट। साइली 6 क्या होता है? सर गलती से। हाँ, नहीं नहीं, यस है कि रिपीट है, मुझे नहीं समझेगा। यस। ओके, सर, यस बोलो। आपने जो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया उसमें कैसे पता चलेगा बट क्या कि उसका हाँ सर्वाइकल मेल कैंसर है कि नहीं? सर्वाइकल कैंसर और नॉट, वो कैसे वो समझेगा? मेल के लिए ही स्पेसिफिकली, नॉट फॉर फीमेल, ठीक है। फीमेल में फीमेल में सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं वो नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट मैंने ये पढ़ा है, मतलब रिपोर्ट्स में ही पढ़ा है कि मेल के लिए डिटेक्ट कर सकता है। अगर उसको इफ ही सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर ही विल बी टेस्टेड पॉजिटिव इन प्रेगनेंसी किट टेस्ट, समझा? बट प्रेगनेंसी किट में तो HCG लेवल ही बताता है ना वो यूरिन हाँ की। हाँ, बट थिंग इज कि जो सर्वाइकल कैंसर में ऑब्वियसली कैंसर सेल्स है, तो वो it might be releasing some kind of similar hormone analog HCG। which is analogous to HCG, ठीक है, एनालॉग रहेगा स्ट्रक्चर, तो वो पॉजिटिव दे देगा, ओके, ठीक है, समझा? नॉर्मल सेल्स नहीं देते बट एबनॉर्मल सेल्स दे रहे हैं अच्छा खासा, तो फिर मतलब क्या है?
तभी एनालिसिस चालू कर सकते हैं फटाफट, ठीक है, या जो भी मेडिकल इंटरवेंशंस करने हैं तभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे? अभी तो हम लोग खाली 16 स्लाइड में है, वी हैव टू कवर मेनी स्लाइड्स मोर, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वाड स्क्रीन में। क्वाड क्या होता है? इधर हम लोग ने कितने केमिकल्स देख लिए? 3 केमिकल्स देख लिए, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG हो गया, और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। अब बोल रहे क्वाड स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। कौन क्वाड स्क्रीनिंग के लिए कौन बोल रहे हैं? अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रिक्शन गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो भी। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है US वाले, उनका एसोसिएशन है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉर्ड स्क्रीन करना चाहिए। अब कॉर्ड मतलब क्या होता है? 4। कॉर्ड क्या होता है? 4। तो 4 केमिकल। व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी। तो कॉर्ड स्क्रीन मतलब, कॉर्ड मतलब 4 केमिकल को स्क्रीन करना। बट हम लोगों ने 3 केमिकल्स देखे हैं, तो 4th केमिकल कौन सा है? यस, 4th केमिकल कौन सा है? राइट, 4th केमिकल इज कॉर्ड स्क्रीन इज ऑफर्ड फॉर फीमेल्स, उनके प्रेगनेंसी 15 to 20 वीक्स के लिए कर सकते हैं। बट ये क्या है, थोड़ा डिले हो रहा है कि नहीं इधर? यस, 18th वीक में बताया ना मैक्सिमम। तो कॉर्ड मतलब 4, उसमें मेजर कर रहे हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, हम लोगों ने देख लिया, HCG भी देख लिया। बट इधर 2 अलग केमिकल है, एस्ट्रोइल एंड इनिबिन, ठीक है, एस्ट्रोइल एंड इनिबिन, ओके। तो इसमें जो ये 2 अलग केमिकल्स है, इनके भी इनके भी हम लोग मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अगर जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है या डिफेक्ट्स है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल नहीं रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई रहेगा या लो रहेगा, ठीक है। तो ये 4 केमिकल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। Risk of chromosomal abnormalities and certain other birth defect is calculated on basis of combined level of 4 substance, ठीक है। तो अगर बर्थ डिफेक्ट है या कुछ एबनॉर्मलिटीज है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, ये 4 केमिकल का हम लोग चेक करेंगे कि कंबाइंड लेवल चेक करेंगे कि हाई है या लो है, मतलब इंडिविजुअली, ठीक है। प्लस उसमें मदर का एज, वेट, इथनिक बैकग्राउंड एंड नंबर ऑफ फीटसेस, वो भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, चांसेस है क्या फॉर जेनेटिक डिफेक्ट और नॉट, ठीक है, सिंपल। तो ये कोड स्क्रीनिंग से सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया डाउन सिंड्रोम इन 81% ऑफ केसेस। तो 81% में एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी दिखाता है, 19% में इट इज इनएक्यूरेट, ठीक है। फिर भी 81% का एक्यूरेसी दिखा, इट इज़ गुड, ठीक है। तो ये कोड स्क्रीनिंग के लिए हम लोग डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्यों पढ़ सके? समझा सर। ओके, नेक्स्ट है, तो हम लोग एकदम डीप डाइव कर रहे हैं। और क्या क्या है, बहुत सारा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर्स का टॉपिक है, बट थिंग इज कि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है एंड आई हैव गिवन लेस टाइम टू कंप्लीट, ओके। नॉन इन्वेजिव फीटल डायग्नोसिस, ठीक है। नॉन इन्वेजिव मतलब हम लोग को इंजेक्शन नहीं डाल रहे हैं, फीटल डायग्नोसिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? और ये हम लोग अभी तक प्री नेटल में आए हैं, पोस्ट नेटल में अभी तक नहीं है, ठीक है। पोस्ट नेटल स्क्रीनिंग में अभी तक नहीं है, ठीक है।
ओनली मेटरनल ब्लड्स आर हाईली डिजायरेबल। तो क्या चाहिए इधर, मेटरनल ब्लड चाहिए, मतलब मदर का ब्लड चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन इन्वेजिव फॉर फीटस, ठीक है, नॉन इन्वेजिव है फीटस के लिए, और फीटस को कोई भी रिस्क पोज नहीं करेगा, ठीक है, मतलब फीटस को कुछ भी नहीं होने वाला, आपको खाली मदर का ब्लड कलेक्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है, सिंपल। अभी जैसे मैंने आई थिंक पहले भी बताया कि कुछ जो सेल्स है, फीटल सेल्स, मैं फीटल सेल्स की बात कर रहा हूँ, बच्चे का जो सेल्स है, इन्फेंट का सेल्स है, वो आरबीसी के साथ हो सकता है थोड़ा मतलब इट इट मे बी सर्कुलेटेड इन द ब्लड, ठीक है, ओके, फीटल सेल्स जो है इट में मूव इन द ब्लड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ओके, कैसे उसको डिटेक्ट करें, न्यूअर प्रोसीजर डायग्नोसिस जेनेटिक डिजीज बाय कंडीशन बाय एग्जामिनिंग फीटल डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम फीटल सेल्स इन मैटरनल ब्लड। तो इधर क्या बोल रहे हैं, आपके जो मदर का नॉर्मल ब्लड है, ठीक है, उसमें फीटल सेल्स भी घूम रहे, समझ रहे, फीटल सेल्स भी सर्कुलेट हो रहे, ऐसा नहीं है बहुत सारा फीटल सेल्स घूम सर्कुलेट हो रहे, इट इज वेरी वेरी लो इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑब्वियसली ये फीटल सेल्स है, ये आपका इम्यूनो दीज विल बी नॉट इम्यूनोजेनिक इन नेचर, अगर इम्यूनोजेनिक रहता तो फीटस वैसे ही का वैसे ही अबॉर्ट हो जाता, ठीक है। तो दैट्स वाई ये फ्रीली रोम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा है एनालॉजी, जैसे आपके लेक्चर चल रहे और आप कहीं सारे क्लासेस के में बाहर बाहर घूम गया आ रहा, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो ये फीटल सेल्स है कुछ, थोड़े से, ये ज़्यादा नहीं है, तो लो कंसंट्रेशन में, और ये आपका मैटरनल ब्लड में आराम से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये फीटल सेल्स को हम लोग आइसोलेट करें और ग्रो करने की कोशिश करें, एंड उसका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैटरनल ब्लड में इतने सारे केमिकल्स रहते हैं, इतने सारे सेल्स रहते हैं, एंड फीटल सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी सीबीसी काउंट करवाया, यस, सीबीसी काउंट करवाया, कंप्लीट ब्लड काउंट, यस और नो, बता दो मुझे। यस सर, करवाए। कैसे करते सीबीसी, सीबीसी कर कैसे कैरी आउट किया जाता है, किसी को कुछ आइडिया। आजकल तो 5 मिनट में हो जाता है सीबीसी, ओके, हाँ, मशीन, ऑब्वियसली मशीन, ठीक है। सो जो वो मशीन रहता है थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रहता, ठीक है, एंड पहले एज इन वो मशीन जो आने से पहले क्या होता था, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता था, ईच एंड एवरी प्लेटलेट्स और ये सबको काउंट कर करके जो ये टेक्नीशियंस से उनका वाट लगता था। बट थिंग इज कि अभी आया है आपका मशीन्स, ठीक है, और मशीन यूजिंग लेजर गाइडेंस दे कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है, और उसमें ही वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो जब भी आपने मदर का ब्लड निकाला, ठीक है, तो यू विल गो फॉर फैक्ट्स, ओके, सुना है फैक्ट्स के बारे में, अगर नहीं सुना है तो यू हैव टू लर्न अबाउट दैट, क्योंकि फैक्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चंस आते हैं, एंड if you learn facts as in practically, okay, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसमें, ओके। तो फैक्ट्स का फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंट असॉर्टेड, सॉरी, फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टिंग है, या असॉर्टेड सेल सॉर्टिंग, फ्लोरोसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टिंग, ओके। तो क्या होता है, एक मिनट, मुझे मैं एक मिनट सर्च मार लेता हूँ, उसका कुछ वीडियो रहेगा तो पता चल जाएगा, गिव मी अ मिनट, चलिए लोड हो गई। तो ये अगर तुम इस पे
एक मिनट है। ठीक है, तो एक मिनट में आ गया इधर। होपफुली वीडियोस दिख रहे। In this animation, यस, Yes, नॉर्मल sir. है। ओके, दिख रहा है ना। तो ये मैं तुमको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ काम आएगा तुमको, आगे जाके काम आ सकता है। ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग इन लैब ऑल्सो इट इज़ गुड। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशंस अपने दिमाग में याद रखना। एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। ओके, आवाज़ आ रहा है ना सबको? आवाज़ आया था ना पहले? Yes, sir. आया था. हाँ चलो भाई, चलो। we will introduce you to the flow cytometry experimental technique. Flow cytometry is used to count and analyze the size, shape, and properties of individual cells within a heterogeneous population of cells. Flow cytometry data is क्या बोला इसने? बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, उनके शेप साइज पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जो फ्लो साइटोमेट्री इज डिफरेंट एंड फैक्स इज डिफरेंट। ओके, फ्लो साइटोमेट्री में ही अगर सेल को सॉर्ट किया जा सकता है तो उसको फैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो आप सीबीसी करते हो उसका मशीन का नाम है फ्लो साइटोमीटर, सिंपल। ओके, extremely quantitative and can be analyzed in depth by specific flow cytometry software programs. Once a suspension of individual cells has been prepared for flow cytometry analysis from cells, tissues, or organisms, the prepared sample is placed on the flow cytometer. How does a flow cytometer analyze the size, shape, and properties of individual cells? A flow cytometer contains several key components, including the sample, fluidics that move the sample into the flow cytometer, lasers, optics which gather the light, detectors to sense the light, and a computer system to output the data into a form that can be analyzed by the researcher. Once a sample has been placed in the ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्टिक्स है, लेज़र डिटेक्शन मेथड्स है। ठीक है, लेज़र्स है, लेज़र डिटेक्शन मेथड ऑब्वियसली, और ये आपका फ्लूइड है, फ्लूइड मेन है। ठीक है, और ये जो नीडल जा रहा है उसमें वन सेल एट अ टाइम, वन सेल, ठीक है, वन सेल एट अ टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा बंच का बन जा रहा है, वन सेल एट अ टाइम जाएगा। ठीक है, चल भाई। flow cytometer, the machine will suck up the sample, mix the sample into a stream of saline solution in the cytometer, and lead the cell suspension through a narrowing channel, causing the cells to form a single file line before the cells pass through the laser at the interrogation point. Each cell within the sample then moves across the laser beam, allowing each cell within the sample to be individually analyzed. As each cell passes through the laser beam will scatter in multiple directions. The flow cytometer detects light scattered in a forward manner, called forward scatter, and light scattered in a sideways manner, called side scatter. The amount of forward scattered light for each cell is detected by a detector on the far side of the cell from the laser. Forward scatter is proportional to the size of the cell. The detector converts the scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of forward scattered light. The computer converts these data into a histogram plot with the amount of forward scattered light on the x-axis and the number of cells on the y-axis. The amount of side scattered light is detected by a detector located perpendicular to the path of the laser beam. Side scatter is proportional to the shape and internal complexity of a cell. Just like with forward scattered light, the flow cytometer converts the detected side scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of side scattered light. ठीक है, तो इसमें फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर सबको मेजरमेंट किया जाता है। उससे पता चलता है कि ये सेल जो पास ऑन हुआ है वो कौन सा है, न्यूट्रोफाइल है, मैक्रोफाज है, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लेटलेट है। ठीक है, वो सब पता चल सकता है। ठीक है, Analyzing the forward and side scatter data together, the researcher can understand a cell's size, shape, and complexity.
In addition, the analysis of the forward and side scatter data can allow the researcher to divide the heterogeneous population of cells into individual populations with varying size, shape, and complexity. ठीक है, तो इससे ये जो प्लॉट जनरेट हो रहा है, ये पूरा पॉपुलेशन है, ये सेल्स का इधर पॉपुलेशन है, ये सेल्स का इधर पॉपुलेशन, ऐसे डिटेक्ट होता है। और फैक्ट्स में भी ऐसे ही डेटा आता है, बट उसमें ऑब्वियसली ये इसको 4 में डिवाइड किया जाता है, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। This capability of analyzing multiple populations within a sample is the immense strength of the flow cytometry experimental technique. In addition to analyzing a cell's size, shape, and complexity, a flow cytometer can also detect emitted light from excited fluorescent molecules, such as fluorescently labeled antibodies or fluorescent dyes or stains. ओके, सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाल दिया, इट विल डिटेक्ट, इट विल बाइंड टू साल्मोनेला, ठीक है, सिंपल। और दूसरा एंटीबॉडी जैसे फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन रहता है, वो ये या एंटीबॉडीज, तो फिर मैंने दूसरे ई कोले के लिए डाल दिया, तीसरा मैंने किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए डाल दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एनवायरमेंटल सैंपल लिया और ये सारे एंटीबॉडीज डाल दिए, प्रोसेसिंग के बाद मैंने उसका फैक्ट्स एनालिसिस किया, ठीक है, एंड चेक किया कि कितना इक्वल है, कितना साल्मोनेला है। ऑब्वियसली मैं ये इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं यूटिलाइज करूँगा, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर सेल है, ठीक है, तो कैंसर सेल के लिए भी डिटेक्ट कर सकता हूँ, नॉर्मल सेल में ये बाइंड होगा, कैंसर सेल में दूसरे एंटीबॉडीज बाइंड होंगे, एंड उससे मैं पता लगा सकता हूँ कितना कैंसर सेल है, कितने नॉर्मल सेल्स है, या अगर मेरे को स्टेम सेल्स पता लगाने हैं तो स्टेम सेल्स में भी इससे बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। For the rest of this animation, we will focus on the detection of fluorescent signal by the flow cytometer. For more information about fluorescence, please see the fluorescence animation. The fluorescent molecules, or fluorophores, are excited by the correct wavelength of laser light when the cell passes through the laser beam. After excitation, the light emitted by the fluorophore is directed along a path with emission filters that allow for the detection of multiple different fluorophores emitting light in a cell. A flow cytometer can detect the presence of a fluorophore and also quantify the relative amount of a fluorophore within a cell. A flow cytometer can also be used to detect light emitted from multiple fluorophores in the same sample. While it is common for flow cytometers to detect 2, 3, or 4 colors at the same time, some flow cytometers can even detect up to 18 different colors at the same time. The data can then be presented to the researcher in the form of a histogram or a dot plot. Such data furthers the powers of flow cytometry analysis by enabling the researcher to analyze individual populations of cells within a heterogeneous mix of cells in the sample. ठीक है, सो अभी आप बोलोगे कि फ्लो साइटोमीटर दिखाया, उसमें फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड भी दिखाया, बट सेल सॉर्टिंग क्या होता है? तो सेल सॉर्टिंग जब भी इधर होता है ना, इधर जब मूव हो रहा है, Cytometers to detect 2, ओके, जब इधर सेल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, सेल सॉर्टिंग मतलब क्या, सेल्स को अलग करना, ठीक है, सेल्स को अलग करना। जैसे ये इधर पास ऑन हो रहा है सेल्स, ठीक है, तो उनको अलग अलग ट्यूब में डाला जाता है, ठीक है, उनको उसमें ये प्लेट्स रहते हैं जिसकी वजह से चार्जेस रहते हैं, उसको अलग सेल्स, हर एक सेल्स को अलग अलग बोल रहा है, सेल को सॉर्ट किया जाता है, उसको फैक्स बोला जाता है, फ्लोरेसेंट असिस्टेड सेल सॉर्टर, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं, 10 करोड़ का मशीन रहेगा, ठीक है, ओके। सो तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सेल्स को अलग अलग, आफ्टर ये जब ये लेज़र डिटेक्शन हो रहा है, उसको फिर विद इन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स के अंदर वो सेल को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1000 सेल्स, 500 to 1000 सेल्स पर सेकेंड डिटेक्ट होता है, पर सेकेंड डिटेक्ट होता है, ठीक है, फ्लो रेट उतना हाई रहता है, ओके। डिपेंड करता है एडवांस मशीन है या पुराना मशीन, ओके। सो होपफुली समझ में आ रहेगा, नहीं समझ में आएगा रहेगा तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने खाली आपको फैक्ट्स समझाने की कोशिश की है, आगे जाके आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट फैक्ट्स यू कैन रेफर QB,
उधर बहुत अच्छे से दिया हुआ है फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज रेफर क्यूबी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबी, क्यूबी। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग मैटरनल सेल्स को अलग कर रहे हैं एंड वी आर आइसोलेटिंग ओनली फीटल सेल्स। तो हम लोग फीटल सेल को अलग से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली फीटल सेल्स बहुत कम रहेंगे, ठीक है। आपको जो फीटल सेल्स मिले आपको उसको कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले ग्रो करना पड़ेगा, फिर उसका क्रोमोसोमल पसाजिंग करने के बाद उसका फिर जो सेल्स रहेंगे उसका क्रोमोसोमल एनालिसिस कैरी आउट करना पड़ेगा, ओके। एंड या मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैरी आउट कर सकते हैं, ओके। तो मैटरनल ब्लड ऑल्सो कंटेन लो लेवल ऑफ फ्री फ्लोटिंग फीटल डीएनए। अभी क्या होता है कि जो फीटल हो सकता है सेल्स इतना ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाए, तो फीटल डीएनए ही मिलेगा, मतलब वो बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डीएनए को ही डायरेक्टली आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम ब्लड एंड इट कैन बी टेस्टेड फॉर डायरेक्टली म्यूटेशंस के लिए टेस्ट किया जा सकता है इसको। दिस इज एट, जब तक बुक छपा या जब तक बुक पब्लिश हुआ, इट इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज, ठीक है। जैसे इसमें कौन से डिजीज डिटेक्ट किया गया, डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट किया गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस को डिटेक्ट किया गया, थैलेसीमिया को डिटेक्ट किया गया। होपफुली यू नो अबाउट थैलेसीमिया, सॉरी, थैलेसीमिया आपको होपफुली पता रहेगा। तो थैलेसीमिया में आपका जो पेशेंट का बॉडी रहता है, इट cannot produce a single drop of blood, ठीक है, ब्लड बना ही नहीं सकता, ओके। उसको थैलेसेमिया मेजर बोला जाता है। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज थैलेसेमिया माइनर, ओके। तो मेजर बीटा थैलेसेमिया एंड अल्फा आई थिंक इज स्मॉलर, ओके, ठीक है। इसमें करंट लिमिटेशंस भी है कि जो प्रोसीजर है ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, एज एक्यूरेट एज एमनियोसेंटेसिस, सीबीएस आपको। और ये थोड़ा महंगा भी है क्योंकि इधर आप फैक्स यूटिलाइज कर रहे हो एंड फैक्स इटसेल्फ इज बिट कॉस्टली, ओके। आपको एमनियोसेंटेसिस में एंड सीबीएस में ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसमें ये भी है, ओनली म्यूटेटेड जीन्स फ्रॉम फादर कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लड डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर क्या बोला गया, जो फीटल डीएनए आपका अगर फ्री फ्लोटिंग रहेगा और आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, ऑब्वियसली मदर का भी डीएनए उसके साथ आ सकता है, मदर के सेल्स भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अपना डीएनए। तो आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन मदर सेल, ठीक है, मदर सेल, मदर का डीएनए एंड इन्फेंट का डीएनए। देयरफॉर ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज फादर का डीएनए विच इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट, ठीक है। तो इधर अगर कोई भी म्यूटेशंस इवेंट होते हैं तो अगर वो फादर में रहेंगे इट कैन बी डिटेक्टेड, अगर मदर में होता है तो वो शायद डिटेक्ट ना होता, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है, ठीक है। समझा कि ऊपर से गया, बता दो मुझे, या कि किसी को कुछ रिपीट करवाना है तो वो बता। तो एक सिंपल समरी देता हूँ, सिंपल है। आप फीटल सेल्स या फीटल का डीएनए इज उसमें ब्लड में मूव करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। सो यू कैन आइदर isolate fetal cells using fluorescent activated cell sorter, या आप डायरेक्टली डीएनए एक्सट्रैक्ट करो मदर के ब्लड से, ठीक है। आपको उसमें अगर क्या बोलते हैं इन्फेंट का ब्लड रहेगा तो उसमें म्यूटेशन डिटेक्ट हो सकते हैं,
और म्यूटेशन खाली फादर के ही डिटेक्ट हो पाएंगे, मदर एंड फीटल के बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मैटरनल डीएनए है या फीटल का डीएनए, ठीक है। मतलब अगर मैटरनल में डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो मैटरनल म्यूटेशंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड और कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद इन्फेंट का डीएनए, ठीक है। खाली फादर का, अगर फादर का डीएनए इज म्यूटेटेड वही डिटेक्ट होगा, बाकी नहीं। Okay, so it is approximately 9:50. So should I stop? क्योंकि ये स्टार्ट होगा तो फिर थोड़ा लंबा जाएगा। Yes, or should I carry on? स्टॉप करो सर। Okay.